हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की गुफ्तगू भी उर्दू में करेंगे। हम अमूमन जो है वो इकोनॉमिक टॉपिक्स, टेक्नोलॉजी वगैरह पे बात करते हैं, लेकिन आज की एपिसोड मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो है बहुत डरावने किस्म के सैलाब आए हुए हैं। अभी सुबह ही मैं उठा तो पढ़ रहा था कि क्वेटा का जो रास्ता है वो पूरे सिंध और कराची से मुनक़ता हो चुका है, रोड एक्सेस नहीं है। तो आज हमने सोचा कि इस इशू पे बात की जाए। और इस पे कॉन्वर्जेशन करने से पहले और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का मतलब इंट्रोड्यूस करूं उनको, आप सबसे अपील है कि आप जितना हो सके डोनेट करें, लोगों की मदद करें। मुझे खुद याद है जब मैं कराची में बड़ा हो रहा था और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया था तो लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है सपोर्ट की थी। और ये सैलाब जो है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लोगों से पूछा है, 2010 का जो सैलाब था उसके करीब है इसका डैमेज। तो आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कहाँ किन इलाकों में जो है तबाही ज़्यादा हुई है। और ये बात भी जानना ज़रूरी है आप सबके लिए कि ये सैलाब जो है ये क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली लिंक्ड है। इस समर में, अर्ली स्प्रिंग में, अगर आपने खबरें पढ़ी हों और आपको याद हो तो पाकिस्तान में जो हीट वेव आई थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था। वाइल्ड फायर्स हुई थी, लोगों के ऑलिव ट्रीज प्लांटेशंस वगैरह जल गई थी बलूचिस्तान में बिलखुसूस। तो हमें इस पे आगे भी सोचने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज, इस पे हम इकोनॉमी पे भी बात करते रहें कि एक अपॉर्चुनिटी तो है टू मॉडर्नाइज, लेकिन इसका डैमेज भी बहुत रियल है और हमें नज़र होता हुआ दुनिया भर में, बिलखुसूस पाकिस्तान में नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ जिनको आप डोनेट कर सकते हैं। मुझे मालूम है पाकिस्तान में वैसे ही मईशत के हालात ख़राब हैं, लेकिन अगर आपके घर के ऊपर छत है, आपकी टेबल पे खाना है और आपको फ़िक्र नहीं है कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, तो प्लीज़ लोगों की मदद करें और इस बुरे वक्त में उनको सहारा दें। मेरे गेस्ट जो हैं वो खुद बलूचिस्तान से हैं, इस वक्त क्वेटा में मौजूद हैं। साद देवर बलोच जो हैं वो सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद है और पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पे गहरी नज़र रखते हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान पे। तो आज सोचा उनको दावत दी जाए। उनके घर पे खुद भी बिजली नहीं है, तो अगर ऑडियो में ऊंच नीच हो तो उसके लिए मैं और वो खुद भी माजरत ख्वाह हैं, लेकिन आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि वो एक ऐसे इलाके में है क्वेटा में जहाँ इस वक्त बिजली भी नहीं है और वहाँ सैलाबी सूरत हाल है। तो साथ थैंक यू सो मच, आपने इस मुश्किल वक्त में हमें टाइम दिया और हमसे बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच उजैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि चले वो कहते हैं ना कि बाद सबा चले, तो अचानक आपने हमें भी याद कर दिया, बलूचिस्तान को भी याद कर दिया। तो खैर, एज यू अर्लियर सेड दैट कि इस वक्त जो है एक सैलाबी सूरत हाल है। और जैसे 2010 में जो फ्लड्स आए थे, तो उसी की आसपास मैं समझता हूँ शायद ये उससे ज़्यादा है। ज़्यादा इन सेंस इस तरह के जो 2010 में जो फ्लड्स आए थे वो एक सर्टन जो है डिविजन्स में थे। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान की जो ओवरऑल जो सूरत हाल है, अगर हम उसे देखें तो ये इस टाइम हमारे 26 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है आउट ऑफ 34 जिन पे इमरजेंसी नाफिज किया जा चुका है। यानी ऑलमोस्ट 95% आप कह सकते हैं इस वक्त बलूचिस्तान इस सैलाब की जद में है। पिछले 2 महीनों से लगातार बारिशें स्टार्ट है। इस वक्त जैसे आपने कहा कि मैं इस वक्त कोयटा में मौजूद हूँ, और पिछले 24 घंटों से जो है बारिशों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहे, ना रुक रहे, ना नाम ले रहे। और जितनी जो कच्ची आबादी थी या जो नशीबी इलाके हैं वो सारे इस वक्त पानी के जद में है। और इस वक्त मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँ कि 375 मिलीमीटर के करीब जो है बारिशें ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। और सरकारी आदात शुमार तो हमें ये बताते हैं कि शायद ये पिछले 30 साल का रिकॉर्ड इस दफ़ा टूटी है बारिशों से। लेकिन जब हम मुलाकात करते हैं अपने जो जितने हमारे ओल्ड एजेड जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे, तो वो हमें यही बताते हैं कि उनकी अपनी ज़िंदगी में जिनके भी 50 साल 60 साल जो तजुर्बा रहा है, वो कहते हैं हमने पिछले 50 साल से कोई ऐसी बारिश नहीं देखी। बल्कि वो एक मिसाल देते, एग्जाम्पल देते हैं कि हालिया यानी कल ही जिले कच्ची के तहसील बोलान में जो है एक जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया हुआ जो रेलवे ट्रैक, तो जो पुल था वो गालबन कोई लेट 80s में ही बना था। तो वो इस कल वाली बारिश से टूटी है। इसी तरह दालबंदीन में एक रेलवे ट्रैक था जो अंग्रेजों के ज़माने से पुल बना हुआ था। इतना सैलाबी रेला इस दफ़ा आया कि वो 1905 1904 में बना था, जो इस दफ़ा सैलाबी रेले में चला गया। तो इट्स मीन कि ये आप अगर हम ये कहें तो गलत ना होंगे कि 50 साल रिकॉर्ड हम इस वक्त टूट चुकी है।
नंबर वन ये। नंबर टू, हम देखते हैं ओवरऑल इंटरनेशनली जो है जो क्लाइमेट चेंज का एक असर जो है नमूदार हुआ है। उसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से यूरोप में हीट वेव चला, और उनके ही अपने आज़ाद शुमार के मुताबिक कोई 1600 के करीब कैजुअलिटीज हुई इन हीट वेव से। और कल ही मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट में कि बारिशें कम होने की वजह से, हीट वेव की ज्यादा होने की वजह से यूरोप में काफी इस वक्त टेंशन पाई जाती है, खासकर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और इन एरियाज में। तो एक तो क्लाइमेट चेंज का एक अपने असर आती है। फिर हम जब आते हैं पाकिस्तान में, तो हम कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हम अपने आप को शुमार करते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चूंकि गवर्नमेंट्स की बदकिस्मती ये रही है कि बजाय वो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चीज़ों को टैकल करे और चीज़ों को जो है संभालने की कोशिश करें, हम हमेशा क्या करते हैं, हम बहुत लेट होते हैं, हम जो है रिएक्टिव अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। जिससे ये होता है कि जो नुकसानात है उसका अजाला मुमकिन तौर पर उस वक्ती तौर पर जो है वो उसको कंप्लीट कर नहीं पाते हम। तो एक तो ये भी टेंशन है। फिर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो एक क्वाइन हुआ था, एक टर्म फोर्थ वर्ल्ड का। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी कुछ सर्टन एरियाज रीजन ऐसे जिन्हें जो है क्वाइन किया गया था एक टर्म के फोर्थ वर्ल्ड, जहाँ पे यानी आपके गवर्नेंस की इश्यूज से लेकर आपके जितने भी अब बेशुमार अनगिनत जो मसाइल है उसके शिकार वो सर्टन एरियाज होते हैं। तो बदकिस्मती से इस वक्त बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा शुमार होता है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट हम कह सकते हैं इस वक्त बलूचिस्तान जो है 52% मार्सलैंड और सी को मिला के, जो 12 नॉटिकल माइल को मिला के 52% एरिया ऑफ पाकिस्तान बनता है। और इस वक्त 52 एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है। और यहाँ पे 250 के करीब जो है हलाकतें लोगों की पहुंच चुकी है। और लाखों की तादाद में जानवर जो है, जो कैटल्स जो जितने भी जो यहाँ पे होती है वो सारे जो है ड्रोन हो चुके हैं। और आपके सिर्फ मैं एजुकेशन जो सेटलमेंट्स की मैं बात करूँ, एक तो एजुकेशन के ऑलरेडी यहाँ पे हमें क्राइसिस है। उसके अलावा जो है अभी हमें गवर्नमेंट को 2200 नए सेटलमेंट्स की जरूरत थी कि हम बनाए, ताकि हम ट्रैक पे ला सके एजुकेशन को। वो 2200 अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मैं एक वफाकी वजीर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि इस वक्त 600 के करीब स्कूल्स जो है वास्ट अवे हो चुके हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे वो भी चले जा चुके हैं। तो आप देखिए ये कितना बड़ा एक रेशो बना, 2200 की जरूरत थी, 600 वास्ट अवे हो गए। एक तो ये मसला आ गया। फिर इस वक्त कोयटा कैपिटल है बलूचिस्तान का, और इस वक्त कोयटा जो है तमाम तीनों की तीनों सूबों से जो है इस वक्त उसका रास्ता जमूनी जो कम्युनिकेशन लाइन जितने भी थे वो इस वक्त डिस्टर्ब है और कट ऑफ हो चुके हैं। लोग मैसूर हो चुके हैं। जिन्होंने पंजाब जाना था वो भी फंस गए, जिन्होंने वहां से बलूचिस्तान आता आना था वो भी फंस गए। और सबसे बढ़कर अबव द मॉल जो कि फूड चेन सप्लाई है वो भी इस वक्त रुकी हुई है। जिसकी वजह से अभी जो है बड़ा प्रॉब्लम ये भी आगे देखने को, जो इसका खदशा हम रद्द नहीं कर सकते, शायद यहाँ पे प्राइसेस में इंक्रीजिंग भी जो ज्यादा हो। एक तो ये मसला। दूसरा ये जो गैस का जो था वो कल ही जो है कोई 24 जो है वो कुतुर का जो है वो डायमीटर एक पाइपलाइन है वो भी वास्ट अवे हो चुका है। गैस बिल्कुल मुनकता है। गैस जो है लोगों वो भी नहीं है। टावर्स थे वो भी गिर चुके हैं। लाइट के जो इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं, इंटरनेट की बंदों के इस मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। तो इस सूरत में जब हम देखते हैं कि एक तरफ जो है आधा पाकिस्तान पानी में डूब चुका है, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि अपनी मीडिया की तरफ, तो अनफॉर्चुनेटली मीडिया इस वक्त जो है वो मैंने तकरीबन कोई 2 साल कबल 3 साल कबल जब ILF हो रहा था, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, तो वहाँ पे मेरी एक मुलाकात पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर एक मुसन्निफ भी है, राइटर भी है, और वो लिखते भी है, साफ़ी भी है, सीना साहब। उनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा चाय पे। तो मैंने कहा सर आखिर वो वजह क्या है कि बलूचिस्तान के लोगों को उस तरह से मीडिया पे वो प्राइम टाइम या वो जो जो मिलनी चाहिए अटेंशन वो नहीं मिल पा रही है। तो उसने कहा बेटा दो चीजें हैं। ई सेड दैट कैटेगोरिकली। उसने कहा नंबर वन TRP, नंबर टू सेल्फ सिक्योरिटी। दो वजह से जो है हम बलूचिस्तान कवर नहीं कर सकते, जो क्योंकि मीडिया ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड है। तो अनफॉर्चुनेटली लाहौर में बैठा हुआ शख्स जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है कि कोटा में बैठा हुआ शख्स के साथ क्या हो रहा है। तो एक तो ये रीजन है, मीडिया से भी ब्लैकआउट है। फिर हम गवर्नमेंट की जो है वो रिस्पॉन्स देखते हैं कि एक तो रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच में भी सूरत इस तरह से कि मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस की इश्यूज। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं कि गवर्नमेंट ने अपनी बिहाफ पे जो कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने उन सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो सप्लाई करना शुरू किया रिलीफ जो ऑपरेशंस में। लेकिन अभी सोशल मीडिया में हम देखते हैं या लोकली लोगों से हम पूछते हैं या सुनते हैं या चीज़ें जो सामने आ रही, बल्कि बड़े बड़े जो बलूचिस्तान के सहाफ़ी हजरात उनके खुद के रिपोर्ट्स में मौजूद है ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड, कि वहाँ पे बजाय ये डायरेक्ट मुतासरीन को मिलने की, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे वो MPA साहब या वहाँ का जो
मोतबर है उसको, या मिनिस्टर साहब के बैठक में जो खाली हो रहा है उनसे कहा जाता है कि आप जाके अपने मिनिस्टर साहब से ले। तो देखिए ऐसी सूरत में अब हम क्या कह सकते हैं कि इस वक्त जो है बड़े बड़े आपके जो बलोचिस्तान से जो कोक स्टूडियो में सेलिब्रिटी थे, वो भुट्टी साहब, जो उन्होंने, उनका बड़ा एक सेंसेशन हुआ, कनायारी जो एक सॉन्ग जी, आई थी उनकी, उनका घर वो भी खुद बह बेचारा, गया। हाँ वो खुदा खुद बेचारा खुद पिछले 4-5 दिनों से साफ आसमान तले जो है वो उस बच्चों के साथ जो है गुजारा कर रहा है। तो देखिए ये वाकई वाकईतन ये चीजें है, क्लाइमेट चेंज इज रियल, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उस क्लाइमेट चेंज के लिए हमें तैयारी भी तो करनी पड़ती है। उस तैयारी के सिलसिले में आपका गवर्नेंस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो काफी मैटर करता है। अगर हम जो है अभी एक तहकीकाती जो है कमेटी भी बनाई गई बलूचिस्तान में, सरकारी कमेटी है, देखते हैं कितनी जाती है। पाकिस्तान में तो आपको पता है किसी चीज को सद खाने में पहुंचाने का नाम कमेटी है बुनियादी तौर पर। तो यहाँ जी, पे कोई 15 से ज्यादा डैम्स और रिजर्वायर्स टूट गए। पूछा किसने कि भाई क्यों टूटे? जब ठेकेदारों से हम अपने भी आप पे जब हमने पूछने की कोशिश की है हमारे दोस्तों ने, तो कहते हैं जनाब यहाँ पे तो कमीशन और करप्शन और किकबैक्स जो है इतनी ज्यादा है कि क्वालिटी बेहतर हो ही नहीं सकती। तो देखिए ये तमाम सूरत है। अभी 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जो इंतहाई टेक्निकल और असास है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड पीडीएम में। इन तीनों में आपके पास बजट में जो है कोई 30-35 अरब रुपए जो है रखे गए। उसके बावजूद जो है ये जब ये चीजें सामने आती है तो इंसान जो है फिर बेबस हो जाता है कुदरती आफत सामने। लेकिन ऑन दी, कैसे ना कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स हम देखें तो मेरी नज़र में मदर अर्थ इज हीलिंग हर सेल्फ। तो जितने जहाँ पे सैलाबी रेले आए या बारिशें ज्यादा हुए, तो ऐसे ऐसे जगह भी है कि जहाँ पे बिल्कुल आपका कोई वहम गुमा में भी नहीं था कि वहाँ पे कोई फूल या कोई पौधा कोई उग सकता है, वो इतने ग्रीन हो चुके, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें मरी याद आता है या इस्लामाबाद याद आता है, इस तरह यानी ग्रीन हो चुके। तो मदर अर्थ भी जो है वो रिवोल्ट में और हील कर रही है खुद को। और या दूसरी तरफ से हम इंसान, ह्यूमन ह्यूमन जो बीइंग्स है, हमने भी कोई तैयारी कोई खास नहीं की है, तो इस वजह से हम भी इसके मुश्किलात और इन मसाइल में हम जा चुके हैं। थैंक जी यू। उजैर भाई। आपने आपने ओवरव्यू दिया साथ, और इसमें काफ़ी सारे मेरे दिमाग में, और मुझे मालूम है कि ऑडियंस के दिमाग में भी सवाल होंगे। मेरा खुद ताल्लुक जो है वो कराची से, और इस पे मैं खुद भी इस पॉडकास्ट पे भी बात करता रहता हूँ। और जो आपने शुरू में बात की कि हमने आपको और बलूचिस्तान को याद किया, इसमें मैं खुद भी गिल्टी हूँ, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं। थोड़े हफ्तों पहले मैंने रफ़ीउल्लाह काकड़ को भी दावत दी थी, उनसे हमने गवर्नेंस की बात, वो भी आप जैसी बातें दोहरा रहे थे, और गवर्नेंस पे मैं आता हूँ। लेकिन आपने ये जो करप्शन और सब स्टैंडर्ड प्रोसेसेस की बात की, तो ये तो एक अजीब ही सिस्टम है। मैं कराची में भी देखता हूँ कि जी वो रोड पे पैचवर्क लगता है, और हल्की सी बारिश होती है और वो पैचवर्क बह जाता है। और हमारे जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, जो कमिश्नर हैं कराची के, वो बड़ी आराम से पॉडकास्ट पे या इंटरव्यूज में आके कह देते हैं कि पैचवर्क इज नॉट द सोल्यूशन। तो भाई मैं यहाँ डीसी में बैठा हूँ, मेरे पीछे लोगों को एक हरा भरा दरख्त नजर आ रहा है, यहाँ भी काफी बारिश होती है और कभी कभार फ्लैश फ्लडिंग भी होती है, लेकिन पैचवर्क यहाँ तो नहीं बहता। तो अगेन किसी ने पूछना चाहिए कि भाई ये कैसी पैचवर्क है जो अमेरिका के दारुल हुकूमत में तो नहीं बहती, और कराची जैसे शहर में या बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में लगने के बाद हल्की सी थूक जितनी बारिश में बह जाती है। तो उसमें ऑब्वियसली गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं। और मीडिया का आपने जो कहा मेन स्ट्रीम का, कि टीआरपी है और उसके साथ सेल्फ सिक्योरिटी है। तो टीआरपी एक तो एक सेल्फ फुलफिलिंग अजीब सी प्रोफेसी है कि जो सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं वो लगे हुए अर्बन शहरों में हैं, बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद प्राइमरीली ड्राइव करता है। तो आप जब बाकी जगहों को मेजर नहीं करेंगे, तो यही होगा। और फिर आपको नजर आ रहा है कि ऑल्टरनेट मीडिया स्पेशली यूट्यूब पे इट्स ग्रोइंग बिकॉज पीपल लव टू फाइंड बेटर इंफॉर्मेशन देयर, एंड एक क्राइसिस है मीडिया के लिए। अपने लिए ही उनको ये देखना चाहिए, पूछना चाहिए। हम रिलीफ की बात करते हैं, जो आपने कहा कि कुछ जो है काम हो रहा है, बताएं कि कितना एफर्ट किस तरफ से, क्या एनडीए में मौजूद है, क्या स्टेट ऑफ इमरजेंसी में कुछ रिलीफ आपको होता हुआ नजर आ रहा है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको काम करता हुआ नजर आ रही हैं इस वक्त? और आपके अंदाजे के मुताबिक, जितना आपने कहा कि जी 90-95% बलूचिस्तान जो है वो फ्लडिंग की सूरत हाल में है इस वक्त, तो ओवर टाइम कितना आपको लगता है कि इस क्राइसिस से निकलने में, अगर आज से पूरा 100% काम किया जाए, तो कितना मैग्नीट्यूड है? क्योंकि मैं शरी रहमान साहिबा का भी इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में कुछ 800 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं इस सैलाब में, और क्राइसिस की सिचुएशन है। तो आई वुड लव सम पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू, ताकि आप थोड़ा
रंग दे सकें ऑडियंस के लिए कि ये कितना टाइम लगेगा इन इन चीज़ों से निकलने के लिए। सर अगर हम पाकिस्तानी पेस पे जो हमारी अमूमन जो होती है उस पे बात करें तो मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी टाइम लेंगे। कोई 5 से 8 साल तो कम से कम इनको लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ जो कम्युनिकेशंस में ब्रिजेस आ जाते हैं, आपकी रेलवे ट्रैक्स आ जाती है, आपकी जो है जो डैम्स जो है दोबारा से जो कुछ पंक्चर हुए या कुछ वास्ट अवे हुए उनकी दोबारा से तामीर की हम देखते हैं तो उस पे। तो इस हवाले से एक तो देखे रिसोर्सेज की बात होती है, रिसोर्सेज कितना आएगा ये तो सवाल जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से होगा कि वो रिसोर्सेज कितना मुहैया है। एक बात तो तय है कि अपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट पार्टी दोनों इस बात में मुत्तफिक है कि इस वक्त बलूचिस्तान के पास मिसमैनेजमेंट अपनी जगह, लेकिन वसाइल नहीं है कि वो उसको तामीर कर सके, उसको रोक सके। वो इस वक्त देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ वो देख रहे हैं इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ। या इस फेडरल वक्त हाँ। गवर्नमेंट, मैं यही कहने वाला था, वो इंटरनेशनल डोनर्स को कह रहे हैं आप कर्जे माफ कर दें या कुछ रिलीफ दें। कुछ कुछ रिलीफ कर दे। देखिए अब बात अमूमन ये होता है कि इससे पहले जब 2010 को हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं 2010 की फ्लड्स को और अभी जो हालिया चल रहे हैं इन फ्लड्स को, तो 2010 में जो फ्लड्स आई थी तो गवर्नमेंट से पहले क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो एनजीओ थी जो काम कर रहे थे, जो इंटरनेशनल इदारे यहाँ पे काम कर रहे थे, वो गवर्नमेंट से पहले पहुंच के उन्होंने अपना रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया कर दिया था। उससे काफी ज्यादा मतलब किसी हद तक मामला सेटल हो गए थे। लेकिन चूंकि लास्ट गवर्नमेंट में जब नून की पीएमएलएन की जब गवर्नमेंट थी तो नेशनल एक्शन प्लान के फौरन बाद चूंकि बलूचिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल इदारे थे जो एनजीओ थे उन पे ओवरऑल पाकिस्तान में बिलखसूस बलूचिस्तान में उनको बंद कर दिया गया, जी। ये जिसकी वजह अगर से आप। कता जी कलामी माफ, अगर ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज्ड है इस बारे में, ये इस वक्त जब ये हुआ था जब चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे जी जी और एक जी आईएनजीओ लॉ पास किया गया था, और मुझे खुद याद है इतनी सारी जी आईएनजीओ आके पूछती थी कि भाई ये क्या कानून लाया है, और वो एक ब्लैक बॉक्स होता था कि आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को रैप अप कर दिया गया था। जी बिल्कुल दुरुस्त इसी तरह से। तो उससे हुआ ये कि जितने यहाँ पे जो इदारे थे, चाहे वो डोनर इदारे थे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे थे, वो सारे वो ऐसे समझे यहाँ से चले गए, 90 मतलब 99% यहाँ से चले गए। एक तो इस वक्त इन इदारों की मौजूदगी नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो मकामी सतह पे जो नौजवान यंगस्टर्स है, जो कम्युनिटी बेस्ड जो सिविल सोसाइटी लीडर्स है, जो कि इंतहाई कलील तादाद में, वो किसी हद तक अपनी मदद आपके तहत किसी जगह पे जो है उन्होंने डोनेशन कुछ इकट्ठा कर ली, कुछ ऑनलाइन डोनेशन लोगों से अपील कर दी। इस तरह करके उसमें मैं बिल्कुल नाम लेना चाहता हूँ, बल्कि कुछ मोतबर हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी है, नॉट प्रोविंशियल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी उनको एक्नॉलेज किया था, जैसे कि बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना है, BYAC। तो वो इस पे काम कर रहे हैं इस वक्त, कोरोना के पीरियड में भी उन्होंने बड़ा काम किया था। एक उन्होंने डोनेशन जो है कैंपेन शुरू कर दी है, एक वो काम कर रहे हैं इस पे। दूसरी तरफ चूंकि जो इलाके में जरा बताना चाहूँ कि जो सबसे ज्यादा शदीद मुतासर है इस वक्त वो जिला लसबेला है, क्योंकि तमाम दरियाओं का पानी जो आके जो अप डैम में जो जो है खाली हो रहे हैं, वो सारे 3 के 3 रेले जो बड़े वो लसबेला डिस्ट्रिक्ट से ही गुजरे हैं। और लसबेला में तो इंतहाई तबाही हो चुकी है, माँ सिवाय जो उसका जो एक छोटा सा एक सिटी सेटअप है वो, उसके अलावा उसकी भी खैर इतनी हालत ठीक नहीं है। जो आसपास के जितने मुजाफाती एरिया थे वो तो इस वक्त कंप्लीटली जो पानी में, बल्कि एक इतना बड़ा सानिया जो पिछले दिनों पेश आया कि कोर कमांडर का विद हिज इंटायर क्रू जो है एक सानिया बड़ा पेश आया, वो भी लसबेला के एरिया में पेश आया था। इसके अलावा जो है नसीराबाद रीजन जो बलूचिस्तान का सोल आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो मास लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड में जो इस वक्त चारों तरफ से पानी, बल्कि अभी आप इस जो है उसमें आपसे मुखातिब होने से कबल तकरीबन कोई घंटा कबल मेरी बात हुई थी वहाँ के दोस्तों से। तो वो कह रहे थे कि पिछले रात से मतलब 24 घंटों से बारिशों की वजह से इस वक्त वहां पर जो बचे कुचे जो टीले नुमा जो ऊपर जो एरिया से जो लोगों ने वहां पे शेल्टर बनाया था वो भी पानी में आ गए। यानी वहां पर तो इंटायरली मतलब तबाही फैल चुकी है। उसमें जो है जिला जो है आपका जाफराबाद है, जलमक्सी है, सोबतपुर है, बल्कि इस तरफ जब आप जाएंगे कोलू बारकान की तरफ, कोलू बारकान की भी हालत ठीक नहीं है, काफी ज्यादा बारिश है, सैलाबों से जो है मुतासर हो चुका है। इसी तरह जो है आप आते हैं नूशकी वगैरह जो अफगानिस्तान और ईरान के जो बॉर्डरिंग एरियाज है, अफगानिस्तान की जो बारिशों का जो रेला है वो भी इंटर हो चुका है इस तरफ बलूचिस्तान की तरफ, एक तो उस तरफ से भी रेले आ रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत में एक तो कंप्लीटली जो है हालत बहुत बुरी है। दूसरी तरफ आपने कहा रिलीफ ऑपरेशंस की, देखिए गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से, सूबाई गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कुछ कर रही है, जैसे कि पीडीएम में जो है
वो एक्टिव भी नजर आती कहीं कहीं पे। तो लोगों को जो है फौरी रिलीफ, यानी 2,000 किसी को टेंट बेच दिया, 500 जो है कंबल बेच दिया, 300 कोई खुराक के पैकेट बेच दिए, विच इज नॉट इनफ। मेरे ख्याल से एक 1% भी नहीं है, इससे नहीं हो सकता। और उस 1% में भी बाकी, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया कि मिस मैनेजमेंट किस तरह हो रही है, जो मेल प्रैक्टिसेस कैसे हो रहे हैं, वो तो मुझे और ये आपका मैं अंदाजा है। ऐड भी कर दूं, मेरी भी सुबह किसी से बात हो रही थी, कराची में होते हैं वो, उन्होंने थोड़ी सी डोनेशन रेज करके उन्होंने कहा टेंट्स की ज़रूरत है, तो टेंट्स खरीद के कराची की बाजार से बलूचिस्तान भिजवा देते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो टेंट एक महीना पहले 5,000 रुपए का मिलता था, वो अब 20-25 वो हजार 10,000। रुपए का अच्छा, मिल रहा है। और 25 ये भी चला मुझे गया। खुद ये देखी हुई बात है, मुझे याद है आज़ाद कश्मीर के जलजले के बाद कि यूएन की जो रिलीफ आई थी, वो आप अगर कराची के बाजारों में जाते, और जो लोग कराची में उस वक्त बड़े हो रहे थे शायद उनको भी ये याद हो, तो उस पे लिखा होता था कि फॉर डोनेशन फॉर अर्थक्वेक रिलीफ। और वो बाजार में बिक रहा होता था माल, क्योंकि उस पे लोगों ने बड़े पैसे बनाए। तो इसमें भी लगता है कि इवेंट शुरू तो हो गया है और ये बढ़ता ही चला जाएगा काम। दैट इज टोटली अनफॉर्चुनेट सर। ये ये तो है, हम इसको फेस कर रहे हैं इस वक्त। तो इसी तरह मैंने BYAC का जिक्र किया, वो काम कर रहे हैं इस पे। लसबेला में एक इदारा है वांग के नाम से, WANG। वो इस पे काम कर रहे हैं। खलील रूंजा और कैसर रूंजा, शायद आप जानते हो उनको। वो इस पे काम कर रहे हैं रिलीफ ऑपरेशंस में। इसी तरह जो है हमारे सिंध की तरफ कुछ दोस्त है, तर एजुकेशन जो फोरम उन्होंने बनाई है, वो अपने बिहाफ पे इसको कर रहे हैं। तो इस तरह से छोटे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है अपनी तरफ से तो ये कर रहे हैं। बल्कि मैं अपील भी करूंगा आपके लिसनर से कि अगर वो डोनेट करना चाहे तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा उनके अकाउंट्स, वो उनको जरूर करें। क्योंकि वो बड़े ही, आप कह सकते हैं, खुलूस दिल के साथ और बगैर किसी उसके साथ, क्योंकि वो साबित कर चुके हैं, पिछले कोरोना में भी उन्होंने बड़ा काम किया था। तो इस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है हम इस वक्त इस बात पर तो सभी का इत्तेफाक है कि जब तक कोई आलमी इमदाद नहीं आता, कोई बाहर के डोनर्स इदारे जब तक एक्टिव नहीं होते, वो इंटरफेयर नहीं करते, तो आपने जैसे पूछा ना कि कितने अरसे तक ये हो सकता है इसकी दोबारा से रिहेबिलिटेशन। मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों के बगैर, डोनर्स के बगैर, इमदाद के बगैर हम देखें, तो मेरे ख्याल से ये 5 से 8 साल तक तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये आते शायद हो सकता है 3 साल 4 साल, लेकिन टाइम इस पे लगेगा। क्योंकि जाहिर है रोड, एक आपको, आप जैसे आप खुद अर्ज कर रहे थे, कराची में एक रोड पैच पे कितना महीना लगता है, कितना टाइम लगता है उसको बनाने में, उसको टेंडर होने में। तो इतना बड़ा ब्रिज और एक इतने बड़े रोड है, वो मुझे तो। मुझे याद है कराची का, कि आप अगर क्लिफ्टन से आते हुए नीचे आते थे अपना क्या कहते हैं कैंट की तरफ, तो उस ब्रिज के बाद एक रोड होता था, वो जाता था सदर, और मेरी स्कूल सेंट पॉल्स थी सदर में थी। तो मुझे याद है वो 5 से 8 साल उस रोड पे खड्डा ही मौजूद था। और अब मैं जाता हूँ तो अब वो फाइनली बन चुका है, लेकिन कभी कभार उसमें भी एक साइड में नया खड्डा कोई हुआ हुआ होता है, क्योंकि कोई नया मसला आ गया है उधर। और उसको भी आप सही कह रहे हैं, 5 से 8 साल लगे थे उस रोड को बनने में, एक छोटा सा पैच था बस। हाँ, और दूसरी तरफ जो है आपका इतना बड़ा ह्यूज लैंड मास है, और वो 95% जो है इस वक्त पानी में है। तो उसको रिहेबिलिटेट करने में तो इस कितना टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसका तो अंदाजा आपको बेहतर बखूबी हो सकता है। अच्छा, तो ये बताएं एक सवाल, और ये एक अजीब सा सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त के, हमने ऐसा, आपने हेलीकॉप्टर क्रैश का जिक्र किया, उसमें हम फौजी और शहीद हुए और रिलीफ काम कर रहे थे। उस पे भी एक तरह से सोशल मीडिया में सियासी कैंपेन चलाई गई, या कैसे चली कैसे चलाई गई ये हमें नहीं मालूम, आगे जाके मालूम हो जाएगा। लेकिन एक सियासी सूरत हाल है आज भी इस्लामाबाद में, जो है वो एंटी टेरर कोर्ट ही जो है वो, सुबह मैंने ट्विटर खोला देखने के लिए कि क्या नई ताज़ी है, तो वही जो है चल रहा है कि जी खान साहब आए नहीं आए। और हम देखते हैं रफ़ीउल्लाह ने भी इस पे बात की थी कि जी जब इस्लामाबाद में माहौल ठंडा करना होता है तो पहले ठंड हवाएं जो हैं क्वेटा से चलती हैं, और क्वेटा का गवर्नेंस पॉलिटिकल प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है इस्लामाबाद के साथ। और इसकी वजह से भी हमें बलूचिस्तान में डिस्फंक्शन नजर आता है, पेट्रनेज पॉलिटिक्स नजर आती है, ठेके, जैसे आप कह रहे थे कि पैसे तो आते हैं लेकिन उन पैसों से होता क्या ये किसी को मालूम नहीं होता, बिकॉज इट इज लिंक टू दिस पावर पॉलिटिक्स जो पूरे पाकिस्तान में हमें नजर आ रही है। और बलूचिस्तान इसका जो है एपी सेंटर होता है हमेशा, जब आपने कुछ तब्दीली देखनी होती है तो आप क्वेटा को मॉनिटर करने लग जाएं, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है मुल्क के अंदर। आपका क्या ख्याल है इस वक्त, ऑब्वियसली हुकूमत चेंज हुई, माहौल सियासी गर्म है, इस्लामाबाद में ही गेम ऑफ थ्रोन्स एक तरह से चल रही है, मुझे शो बड़ा पसंद है तो मैं बार बार उस शो की बात करता हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं या टीवी शो देखा है तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स ही चल रही है पाकिस्तान में। आम शहरी तो महंगाई में, सैलाब में, भूख से
मर जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हाल है गवर्नेंस का ओवरऑल बलूचिस्तान में इस वक्त, क्या सूरत हाल है? एंड इज दैट आल्सो लिंक टू सम ऑफ दिस डिसफंक्शन इन योर व्यू जो हम देख रहे हैं क्वेटा के अंदर या पूरे बलूचिस्तान के अंदर? जी उजर भाई, इस पे तो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ओवरऑल पाकिस्तान की, मैं समटाइम्स ब्लॉग्स भी लिखता हूँ। जीमेल से जो लिंक्ड ब्लॉग स्पॉट है मेरा, सात दहवार बलोच blogspot.com, उसमें मैं कभी कभी लिखता रहता हूँ। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल भी में भी जिक्र किया था कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहत है, आखिर कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे आप अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया। देखिए सर, हम देखते हैं कि जैसी 2014 के दर्रे आते मुल्क के अंदर, 2014 की दरनों के फौरन बाद, यानी डॉन लीक्स जो है एक सो कॉल्ड, वो एक हमें नजर आती है, और उसके फौरन बाद पहला ही गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान में गिरता है। बलूचिस्तान में जब ये गवर्नमेंट गिरता है, और गिरने के फौरन बाद यानी ये खैर ये बात तो ज़द-ए-आम है इस वक्त कि रातों रात एक पार्टी बनती है, और उस पार्टी का अपना एक नाम होता है, और उसमें सारे जो है अस्तबल से उठा उठा के जो है विनिंग हॉर्सेस उसमें जमा करते हैं। जमा करने के बाप जो है वो एक बाप पार्टी जन्म देता है, वो एग्जैक्टली। वो एक अस्तबल है, हम उसे एक अस्तबल समझते हैं। तो खैर वो बन जाती है, फिर इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शंस वो जीतते भी है अक्सरी तादाद में, अक्सरियत तादाद में। जो बलूचिस्तान के अपने जो, देखिए इस वक्त बलूचिस्तान में तीन कुव्वतें हैं, हमें समझना होगा। तीन कुव्वतें वो कौन सी? एक वो कुव्वत जो कहती है मैं रियासत को नहीं मानता, ठीक है। दूसरी वो कुव्वत दोनों नैज पे है, वो कहते हैं मैं रियासत को नहीं मानता, इस दफा रियासत रियासत कहते हैं मैं तुम्हारी पेंटियां लगाऊंगा। ये हो गए दो कुव्वतें, दोनों ताकतवर है। दरमियान में जो बचते हैं, जिनको मॉडरेट जो है जो कि मॉडरेट पॉलिटिशियंस कहते हैं, या हम उन्हें कहते हैं कि जी ये फेडरेशन के मानने वाले, आईन पाकिस्तान के तहत अपनी राइट्स की बात करने वाले। तो साथ भाई, अगर आप यूट्यूब पे ये देख रहे हैं तो उनकी लोकेशन चेंज हो गई है। जैसे ही हम गवर्नेंस और सियासत की बात कर रहे थे, बिजली और इंटरनेट ने जो है वो हमारा साथ नहीं दिया, तो अब वो हमारे साथ बाहर मौजूद हैं और 5 मिनट और लेंगे। साथ भाई आपसे, क्या आप बात कर रहे थे कि बीच में मॉडरेट जो है वो एक तरह से सियासतदान है जिन्हें आप कहते हैं, तो वहां से आप कंटिन्यू करें अपनी बात कि क्या वो दो कुव्वतें तो एक्सट्रीम पे हैं, ताकतवर हैं, बीच में सियासतदान है, तो क्या व्यू है आपका इस गवर्नेंस इशू के ऊपर? तो मैं अर्ज कर रहा था उजर भाई, इसी तरह जैसे इस वक्त दो कुव्वतें दो नहज पर, तो बीच में जो मॉडरेट पॉलिटिशियंस है, जो कि एक उनकी अपनी हिस्ट्री है, उनकी एक ग्राउंड पे जो है पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है। लेकिन ऐसे समझे कि दे आर सैंडविच बिटवीन दोज एक्टर्स एंड दीज एक्टर्स। मेरे ख्याल से दोज एंड दीज से आप समझ चुके होंगे। तो ये जो बाकी जो अहम यहाँ पे किरदार आता है वो मॉडरेट जो पॉलिटिशियंस जो दरमियान में है। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नेंस इसलिए बेहतर नहीं हो पाती कि ये हमें पॉलिसी समझ में नहीं आती सेंटर की तरफ से। वो उन इन मॉडरेट पॉलिटिशियंस को जो है एक 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 तरह से जो है दे आर बीइंग पुश टू द वॉल। इसी तरह 2018 में हमें नजर आया, यानी हमने एक एक्सपीरियंस किया एक डेकेड लॉन्ग, हालत खराब थे, तो एक बीच में गवर्नमेंट आई, उसमें जो है एक जो नेशनलिस्ट जो पार्लिमानी नेशनलिस्ट ग्रुप थे, उनकी उनकी गवर्नमेंट आई, तो काफी ज्यादा चीजें जो है बेहतर बेहतर नजर आनी शुरू हो गई थी। उसमें अमन अमान से लेकर आपकी गवर्नेंस तक सारी चीजें हमें जो है एक एक ग्राउंड पे एक नजर आना शुरू हो गई थी। यानी हायर एजुकेशन पे अगर हम देखते हैं या दूसरे मामला पे, तो एक तो ये तो दूसरी तरीके से सेंटर की पॉलिसीज हमें इसलिए समझ में नहीं आती कि वो ऐसे कुवतों को, ये इस पर मुझे एक कहानी याद आ जाता है, अगर आप इजाजत दे मैं सुनाऊं, एक थोड़ी सी फनी बिल्कुल कहानी है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि किसी जमाने में एक बादशाह हुआ करता था, तो उसकी एक अपनी एक नाई जो बार्बर, वो तो आता था, तो जब भी वो कटिंग के दौरान जब बैठते थे, वो अपने वजीर आजम से पूछते थे बताओ मेरी जो है सल्तनत का क्या सूरत हाल है। तो वो फिर बताते थे कि जी सल्तनत तो बड़ी, मतलब लोग दुआएं दे रहे हैं, आपकी राय आपको दुआएं देती है, आप बहुत लोग खुशहाल है, कुछ भी नहीं है, कुछ मसले मसाइल नहीं है। तो एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, तीन दफा हुआ, तो एक दिन गुस्सा आया उस बार्बर को, उठ के उसने उसको एक चपेड़ मारा। तो बादशाह ने कहा गुस्ताख तुमने चपेड़ क्यों मारा, पकड़ो इसको, इसको फौरन इसका सर कलम करो। तो उसने कहा बादशाह बिल्कुल आप मेरा सर कलम करो, लेकिन सर कलम से पहले मेरी बात सुनो। ये जो है आपका वजीर बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठा शख्स है, लोग बदवाएं दे रही है आपको, लोगों पे टैक्सेस इतने ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग जो है बस आपको सिर्फ दिन रात बदवाएं देते हैं। तो उसको गुस्सा आया बादशाह को, यार बोला तुम मेरे साथ गलत बयानी करते हो। तो उसने सजा के तौर पर उसे कहा आज के बाद तुम मेरे नाई हो, और उस नाई को कहा तुम मेरे जो है आज के बाद वजीर हो। तो खैर कुछ अरसा गुजरा, अगेन साइकिल रिपीट हुआ।
वो जो साबका वजीर था, नाई बन चुका था, वो बादशाह सलामत की जो दाढ़ी बना रहे थे, पूछा बताओ क्या क्या सूरत हाल रियाया की। उस वजीर से पूछा जो साबका नाई था, उसने कहा बादशाह सलामत बहुत जबरदस्त है, लोग दुआएं देते हैं आपको। तो इसको गुस्सा आया, ये उसने कहा बादशाह सलामत ये तो सरासर ज्यादती नाजायज है, ये तो झूठ बोल रहा है, लोग तो बदवाई दे रहे हैं आपको। तो इसको पकड़ा, अच्छा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ गलत बयानी करो, पकड़ो इसको। इसका सर कलम, उसने कहा भाई साहब बिल्कुल सर कलम करो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। देखिए मैं पहले रहता था झोपड़पट्टी में, तो वहाँ पे सब कुछ बुराई बुराई था, तो मैं वही देख के आपको पता था सब बुराई झूठ बोलता है। अभी जो मैं रहता हूँ महल में आपके साथ, महल में तो सब कुछ अच्छा है, तो बाहर क्या है क्या नहीं। तो इस कहानी का मकसद सुनाने की यही है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल जिनको हम कहते हैं, जो वाकईतन की यहाँ की जो लीडरशिप है, उनको जब साइड किया जाता है, उनको पुश टू द वॉल किया जाता है, और जो ऐसे लोग लाए जाते हैं। देखिए उजैर भाई, पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रोफेशन है। जैसे कोई कारपेंटर है, उसकी एक प्रोफेशन है, एक टीचर है, उसकी एक प्रोफेशन है। और पॉलिटिक्स जो है सीखी सिर्फ किताबों से नहीं जाती है। यानी आप पीएचडी भी कर लेना पॉलिटिकल साइंस में, आपके स्किल्स तो बड़े अच्छे होंगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं होंगी। क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर जो पॉलिटिक्स को सीखने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनता है, वो एक ग्रास रूट से उठता है, तब तभी जाके वो उसको वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर बनता है, वो आके मुल्क संभालता है, कौम संभालता है, सारे मामला आई संभालता है। थिंक इस पूरी तरह नहीं दुनिया होता। में बहुत ही कम पीएचडी पॉलिटिकल साइंस होंगे जो इलेक्शन जीत सकें। ये बात भी है। तो खैर वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना स्पेस देते हैं उनको। तो अगर आप जो है मुझ जैसे नालायक शख्स को उठा के आप एक सियासी लीडर बना दो, सिर्फ इसलिए मैं एक बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ और मेरे पास अरबों रुपए है, और मैं आके जो है जनाब वाला, मैं एक सेनेट में आके बैठूंगा, मैं जो असेंबली में वजीर बन के बैठूंगा, तो मुझसे फिर गवर्नेंस क्या होनी है उधर भाई, आप खुद समझते हैं। तो कहते हैं ना, पानी का जो चश्मा है वही से गंदला है, और इस चश्मे को गंदा करने में जो सेंट्रिक पॉलिसीज है, मैं समझता हूँ वही इसकी जिम्मेदार है। जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस को आप स्पेस नहीं देते हो, जब तक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ नहीं ले जाते हो चीजों को, जब तक आप देखिए हु द हेल आर जो है सम पीपल जो डिसाइड करे कि जी उजैर करप्ट है, साथ करप्ट है, भाई इसका फैसला आवाम से करने दो ना, जो उनको वोट देते हैं। इस दफा अगर साथ जीत के आता है, साथ एक करप्ट शख्स है, हो सकता है नेक्स्ट सेटअप में साथ को उजैर जो है इधर उधर कर दे और साथ उजैर की जगह आ जाए। तो इसका मेरे ख्याल से जो जिक्र आपके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 11 सितंबर उसमें अगस्त वाली स्पीच पर भी मौजूद है। आपकी जो है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहती है, आपका 18th अमेंडमेंट भी यही कहती है कि जी अगर हर इदारे अपने हदूद में काम करेंगे तो तब जाके मामला ठीक होना शुरू करेंगे। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उजैर भाई हम देखते हैं, जैसे इससे पहले हमने जिक्र किया ना, एक सेंसेशन बनाए हुए इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, तो ये तो वो तो चूंकि तो चुनाचे अगरचे मगरचे जो चल रहे हैं ना, जिस पर जॉन साहब कहते हैं ना कि उसका एक शेर है कि आप वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते, तो उसी की तर्ज पे ना देखिए, अल्टरनेट की बात हो तो ट्रू अल्टरनेट वाज जो है उसको अपाइज किया, वो नेशनल अवामी पार्टी थी, अगर आप अल्टरनेट की बात करते हैं। तो अगर आपने हमारी पॉलिटिकल इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के उसको अपाइज किया, अब वो अल्टरनेट चला गया। अब ये जितने भी नजर आते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कोई दोस्त से इत्तेफाक करे ना करे उसकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं समझता हूँ अल्टरनेट आपका नैप का नैप अपाइज हो चुका। इस अभी जो भी शख्स उठ के कहता है मैं अल्टरनेट हूँ पाकिस्तान का, और वो अल्टरनेट बनने से पहले इन पॉलिसीज को जो है तनकीद करे, जब जैसे ही मौका मिले सुनी पॉलिसीज को साथ लेकर चले, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी अवाम को, खुद को, पाकिस्तानी सियासत को एक धोखा देने वाली बात है, और कुछ नहीं, आपने बिल्कुल जो है सम अप परफेक्टली कर दी, और मैं आपसे एग्री करता हूँ। और एक छोटी सी बात जाते जाते बस ऐड कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो सियासी सिस्टम है वो एक सर्कस है, तो मैं उनको कहता हूँ कि क्लाउन्स को आप जो है ऑफेंड कर देंगे अगर आप उनको सर्कस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि क्लाउन या सर्कस शो के जो मैनेजर होता है, सर्कस मास्टर जो होता है, वो भी कुछ ज़्यादा स्ट्रैटेजी लेके काम करता है। हमारे यहाँ तो वो स्ट्रैटेजी नजर भी नहीं आती। तो प्लीज डोंट ऑफेंड अ सर्कस बाय कॉलिंग दिस अ सर्कस, इट इजंट। ये एक इलीट अमीरों की गेम ऑफ थ्रोन्स है, और मेरा मैसेज इस पॉडकास्ट के थ्रू, खुद भी लिखने के थ्रू, पाकिस्तान के शहरियों को यही है कि ये एक क्लेप्टोक्रेटिक स्टेटस को है। और अगर आप समझते हैं कि इस क्लेप्टोक्रेटिक स्टेटस को में कोई भी पार्टी हो, कोई भी खिलाड़ी हो जो आपको नजर आता है, उजैर भाई वो अगर जी। कथा काला भी माफी हो, क्लेप्टोक्रेटिक की वजह अगर मैं कहूँ कि खाकिस्टोक्रेटिक है ये, तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू फॉर एडिंग दैट।
और इस सिस्टम के अंदर अगर आप समझते हैं कि इस स्टेटस को के जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं वो आपकी तकदीर बदल देंगे और वो ट्रूली केयर करते हैं आपकी तकदीर बदलना, तो आई थिंक कि आपको थोड़ा डीप रिसर्च की ज़रूरत है या कुछ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि दीज आर ऑल बेनिफिशरीज ऑफ द स्टेटस को। लेकिन साद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे शेयर किया बलूचिस्तान के हालात क्या हैं। उम्मीद है कि आप, आपके घर वाले सेफ एंड साउंड रहें। लोगों से मेरी फिर एक जाते जाते गुजारिश है, साद भाई ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में एक दो लिंक्स भी लिख दूंगा जो आप जाके डोनेट कर सकते हैं। प्लीज़, अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, मदद करें, लोगों की मुश्किल सूरत हाल है। और जैसे साद ने कहा कि जितना डैमेज हुआ है उस डैमेज को रिपेयर करने में ही साल लग जाएंगे। तो ज़रूरत यह है कि हम बहैसियत एक कौम, एज पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान, अगर आप पाकिस्तानी ना भी हैं और ये सुन रहे हैं, तो लोगों की मदद करें। हालात बहुत ख़राब हैं और उम्मीद है कि बलूचिस्तान और उसके लोग जो हैं वो इन हालात से बाहर निकल के एक बेहतर बलूचिस्तान बनाएं। और मेरा यही लोगों को बार बार कहना होता है कि जो लोग कहते हैं जी ग्वादर या कोई माइन या कुछ पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उससे पहले उसने बलूचिस्तान के अवाम की तकदीर बदलनी है। और अगर बलूचिस्तान के अवाम की तकदीर नहीं बदल रही तो पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। और इसी मैसेज पे सादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला। एंड अगेन, स्टे सेफ एंड कीप अप द ग्रेट वर्क। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।